और बेहद वैल्यूएबल ढांचा है। अगर इसके बेसिक आदर्शों के साथ छेड़छाड़ हुई तो पूरा लोकतंत्र बिखर सकता है। इसलिए इसको इतने सम्मान और सुरक्षा के साथ ग्लास केस में दिखाया गया है। अच्छा, समझ गया। और सर मुझे इस पेडेस्टल के ठीक नीचे एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है। इसमें क्या स्पेसिफिक फैक्ट है? हाँ दोस्त, ये एग्जाम अलर्ट बॉक्स सभी को बिल्कुल याद रखना है। ध्यान रखना, संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ये फैक्ट डायरेक्ट एग्जाम्स में आता है क्योंकि ये दर्शाता है कि कितनी डिटेल में हर एक कानून पर बहस हुई थी। इतना लंबा समय, वाकई एक बड़ा टास्क था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हमने एक 3D स्पाइरल स्टेयरकेस यानी घुमावदार सीढ़ियां दिखाई हैं। ध्यान से देखोगे तो ये सीढ़ियां नीचे ईंटों यानी रफ ब्रिक से शुरू होती हैं और ऊपर आते आते बिल्कुल स्मूथ मार्बल की बन जाती हैं। इन पर सुनहरे झंडे लगे हैं जिन पर 1773, 1858, 1935 और 1947 लिखा है। ये टाइमलाइन काफी इंटरेस्टिंग लग रही है सर। ये ईंटों से मार्बल का सफर जरूर हमारे संवैधानिक विकास को दर्शा रहा है। सही पकड़े भाई, ये कंपनी राज से ब्रिटिश ताज तक का सफर है। नीचे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है जिसने पहली बार कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट बनाया। फिर ईंटें थोड़ी और स्मूथ होती हैं 1858 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और सीधा ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया। ऊपर जाते हुए 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसे हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है। और आखिर में मार्बल की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर 1947 का झंडा है जब भारत एक संप्रभु यानी सॉवरेन राष्ट्र बना। सर एक सवाल दिमाग में आया, ये 1935 के एक्ट को हमारे संविधान का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या था इसमें? क्योंकि दोस्त, आज जो हमारा प्रशासनिक ढांचा देखते हैं उसका लगभग 60 से 70% हिस्सा सीधे तौर पर 1935 के एक्ट से लिया गया है। चाहे वो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हो या इमरजेंसी प्रोविजंस की नींव। ये एक नया पर्सपेक्टिव है। और सर यहाँ 1935 के झंडे के पास मुझे एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी चमकता हुआ दिख रहा है। एकदम सही। तो सभी लोग ध्यान दें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट करना है, 1935 के अधिनियम से ही संगठनात्मक सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट की नींव पड़ी थी। यानी सेंट्रल और स्टेट पावर्स के डिवीजन का बेस यहीं से शुरू हुआ था। क्लियर है सर। संविधान बनने की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हमने एक 3D विंटेज वुडन डेस्क का विजुअल बनाया है। इस डेस्क पर कुछ खुले हुए ब्लूप्रिंट्स, एक इंक पेन, एक गैवल यानी हथौड़ा रखा है और ठीक पीछे अशोका एम्ब्लेम वाली एक शानदार ब्लू चेयर रखी है। ये पूरा सेटअप संविधान सभा यानी लोकतंत्र की नींव का प्रतीक है। इस डेस्क का माहौल देखकर लग रहा है कि यहाँ बहुत हैवी डिस्कशन और ड्राफ्टिंग चल रही है। बिल्कुल भाई, ये ब्लूप्रिंट्स दर्शाते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था। इस डेस्क पर जो इंक पेन है वो ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रतीक है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर थे, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे। साथ ही यहाँ एक डॉक्यूमेंट रखा है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है और वो ब्लू चेयर दर्शाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो 11 दिसंबर 1946 को इस सभा के परमानेंट अध्यक्ष बने थे। सर सब कुछ तो ठीक है, पर ये उद्देश्य प्रस्ताव एग्जैक्टली क्या चीज था और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? भाई, उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरह से इस पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का नक्शा था। इसमें क्लियरली लिखा था कि हमारा देश कैसा होगा, इसके आदर्श क्या होंगे और नागरिकों को क्या मिलेगा। यही प्रस्ताव थोड़े बदलाव के साथ आगे चलकर हमारे संविधान की प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना बना। आप कनेक्शन समझ आया। और सर इस डेस्क के कॉर्नर पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी रखा है, मैंने अभी नोटिस किया। हाँ, और ये डेट्स एग्जाम्स में बहुत कंफ्यूज करती हैं, इसलिए मार्क कर लीजिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत यानी अडॉप्ट किया गया और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। अडॉप्ट करने का मतलब है देश ने इसे अपना लिया था, पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी को हुआ। अडॉप्ट 26 नवंबर, लागू 26 जनवरी, बिल्कुल याद रहेगा।
अब इस प्रस्तावना की डिटेल समझने के लिए चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ विजुअल बड़ा सिनेमैटिक है। एक सुनहरा स्क्रॉल या गोल्डन डॉक्यूमेंट हवा में तैर रहा है और इसके चारों तरफ 4 फ्लोटिंग ग्लास ऑर्ब्स हैं। इन ऑर्ब्स के अंदर यूके, यूएसए, आयरलैंड और कनाडा के फ्लैग्स नजर आ रहे हैं। ये स्क्रॉल जरूर हमारी प्रियम्बर होगी, पर इन अलग-अलग देशों के फ्लैग्स का क्या लॉजिक है यहाँ? दोस्त, स्क्रोल हमारी प्रियम्बल है, जिसे संविधान की आत्मा और परिचय पत्र कहा जाता है। इसमें 42nd अमेंडमेंट 1976 के जरिए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। और वो जो ऑब्स हैं वो दर्शाते हैं कि हमने दुनिया के बेहतरीन संविधानों से आदर्श लिए हैं। यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, आयरलैंड से डीएसपी और कनाडा से फेडरल सिस्टम। साथ ही हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्केड्यूल्स भी बनाए, जो पहले 8 थी अब 12 हैं। ये तो एक तरह से बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस का कलेक्शन हो गया। सर, एक डाउट मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि क्या प्रियम्बल में बदलाव यानी अमेंड किया जा सकता है या वो परमानेंटली फिक्स्ड है? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है दोस्त, और इस पर लंबा लीगल बैटल चला है। इसका जवाब हमारे आज के एग्जाम अलर्ट बॉक्स में ही छुपा है। हाँ, मैं देख सकता हूँ, वहाँ एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स फ्लैश हो रहा है। तो सभी लोग ध्यान से सुने। केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसका सीधा मतलब ये है कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। ये सच में एक बैलेंस बनाने वाला जजमेंट था। अब देश की टेरिटरी की बात करते हैं। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड का 3D विजुअल एक गोल्डन जिगसॉ पजल का है, जो धीरे धीरे भारत का नक्शा बना रही है, एक मार्बल बेस पर। साथ में एक ग्लोइंग ग्लास कार्ड रखा है जिस पर सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। जिक्सॉ पजल और सिटीजन कार्ड, ये डेफिनेटली भाग 1 और भाग 2 की बात हो रही है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप। सही दिशा में सोच रहे हो भाई। भाग 1 के आर्टिकल 1 में क्लियरली लिखा है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और आर्टिकल 3 बहुत पावरफुल है, जिसके तहत संसद साधारण बहुमत से नए राज्य बना सकती है, उनकी सीमा या नाम बदल सकती है। दूसरी तरफ नागरिकता, जो आर्टिकल 5 से 11 में है, बताती है कि चाहे आप किसी भी स्टेट में रहो, भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप ही चलेगी। इस स्लाइड में हाल ही के CAA 2019 का भी जिक्र है, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के शरणार्थियों को धार्मिक आधार पर नागरिकता देना था। ये ध्यान रखें कि हम इसे सिर्फ फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देख रहे हैं। हाँ, न्यूट्रल फैक्ट समझना ही जरूरी है। सर, भारत के नक्शे को दिखाने के लिए ये जिक्सॉ पजल का मेटाफर यहाँ क्यों यूज हुआ है? क्योंकि बाउंड्री परमानेंटली फिक्स नहीं है। संसद के पास शक्ति है कि वो राज्यों के टुकड़ों को मिलाकर या अलग करके एक नया मैप बना सकती है। इसलिए इसको एक पजल की तरह दर्शाया गया है, जो जरूरत के हिसाब से रीअरेंज किया जा सकता है। ये पजल वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत आसानी से दिमाग में बैठ गया, और मुझे यहाँ स्टेटहुड पर ही एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी दिख रहा है। हाँ, ये सवाल बार बार आता है। नोट करें, सिक्किम को 36वें संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 36th अमेंडमेंट 1975 नोटेड। देश की बाउंड्री सेट हो गई, तो अब नागरिकों के अधिकार देखते हैं। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस बार स्क्रीन पर एक चमकता हुआ 3D गोल्डन शील्ड यानी ढाल है। इस ढाल के अंदर 6 अलग अलग रंग के ग्लोइंग जेम्स लगे हैं, जो काफी ब्राइट हैं। एक प्रोटेक्टिव शील्ड जिसमें 6 जेम्स हैं। सर, क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी भाग 3 की तरफ इशारा है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं? एकदम परफेक्ट। आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो यूएसए से प्रेरित है। ये ढाल हमारे नागरिकों का सुरक्षा कवच है, सरकार की आर्बिट्रेरी पावर के खिलाफ। ये 6 ग्लोइंग जेम्स हमारे 6 अधिकार हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, और संवैधानिक उपचार, जो आर्टिकल 32 में है, जिससे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति मिलती है। सर, एक मेजर डाउट है। मैंने पढ़ा था कि शुरू में 7 अधिकार थे। संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का अधिकार पहले 1 जेम था, अब वो हट क्यों गया? वो ढाल से बाहर क्यों निकाल दिया गया? भाई, जब नया देश बना तो सड़कें, डैम और हॉस्पिटल बनाने के लिए सरकार को जमीन चाहिए थी, लेकिन लोग प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार बताकर सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे और विकास का काम रुक जाता था। इसीलिए देश के विकास को तेजी देने के लिए इसे हटाकर
आर्टिकल 300A के तहत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये बैकग्राउंड स्टोरी तो काफी लॉजिकल है। और सर, मुझे आर्टिकल 32 को लेकर यहाँ एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। हाँ, और ये कोट हर एग्जाम का फेवरेट है। याद रखें, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा यानी हार्ट एंड सोल कहा था, क्योंकि अगर अधिकार छीने जाएं और आप कोर्ट ना जा सकें तो बाकी अधिकार बेकार हैं। हार्ट एंड सोल, बड़ी बात है। अधिकारों की बात हो गई। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस बार 3D विजुअल में एक दिशा सूचक यंत्र यानी एक विंटेज कंपास पुराने नक्शों पर रखा हुआ है। उसकी ठीक बगल में एक क्लिपबोर्ड रखा है जिस पर पेन से एक चेकलिस्ट बनी हुई है। कंपास और चेकलिस्ट, ये विजुअल थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा है सर, पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से शायद ये भाग 4 और 4A की बात हो रही है। सही अंदाजा है भाई। ये है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है और आयरलैंड से लिए गए हैं। इनका मकसद एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। इसमें आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन शामिल है, जो गांधीवादी विचार है, और आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता यानी UCC है। दूसरी तरफ जो क्लिपबोर्ड है वो दर्शाता है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आर्टिकल 51A में है, जिन्हें 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया और ये रशिया से प्रेरित हैं। सर, DPSP और ड्यूटीज का बेसिक ठीक है, पर ये कंपास और चेकलिस्ट का मेटाफर मुझे थोड़ा डिटेल में समझाइए। जरूर भाई। देखो, कंपास दर्शाता है DPSP को। जब भी सरकार रास्ता भटकती है या नया कानून बनाती है तो ये कंपास उन्हें दिशा दिखाता है कि देश को किस तरफ ले जाना है। और जो चेकलिस्ट है वो नागरिकों के फर्ज की लिस्ट है, यानी अधिकार तो ले लिए पर देश के प्रति एक टू डू लिस्ट है जिसे निभाना आपका कर्तव्य है। अब बिल्कुल क्लियर हो गया। कंपास सरकार के लिए और चेकलिस्ट हमारे लिए। सर, मुझे यहाँ नीचे रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में एक टिप दिख रही है। एग्जाम के लिए इस कमेटी का नाम याद रखें। मूल कर्तव्यों की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ये सीधा 1 नंबर का सवाल आता है। स्वर्ण सिंह समिति, डन। अब इन कानूनों को लागू कौन करता है, इस पर आते हैं। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ विजुअल बेहद रॉयल है। एक शानदार 3D रेड वेलवेट थ्रोन यानी सिंहासन है, जिसके बैकरिस्ट पर एक गोल्डन अशोका पिलर चमक रहा है। ये देश की टॉप एग्जीक्यूटिव पावर को दर्शाता है। सिंहासन और अशोका पिलर, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव और राष्ट्रपति की स्लाइड है। बिल्कुल भाई। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रथम नागरिक है। इनके निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित यानी इलेक्टेड सदस्य भाग लेते हैं। इनके पास कानून बनने से पहले वीटो शक्ति होती है, जिससे वो किसी विधेयक को रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और इन्हें हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, जो आर्टिकल 61 में है। सर, एक आम इंसान की तरह सोचूं तो लगता है कि राष्ट्रपति को हटाना बहुत लंबा काम होगा। ये आर्टिकल 61 का महाभियोग आखिर कितना मुश्किल प्रोसेस है? दोस्त, ये एक बेहद टफ प्रोसेस है। इसे पास करने के लिए किसी भी एक सदन में नहीं बल्कि दोनों सदनों में टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। ये इतना मुश्किल इसलिए बनाया गया ताकि कोई सरकार आसानी से पॉलिटिकल बदले के लिए देश के सबसे बड़े पद का अपमान न कर सके। ये तो सच में सुप्रीम प्रोटेक्शन है। और सर, निर्वाचन से जुड़ा एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स मुझे यहाँ चमकता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली। छोटी सी डिटेल है पर मार्क्स कटवाती है। नोट करें, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ इलेक्टेड सदस्य ही वोट डालते हैं। नॉमिनेटेड आउट, गॉट इट। एग्जैक्टली। एग्जीक्यूटिव्स के बाद कानून बनाने की जगह चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड पर हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का एक फ्यूचरिस्टिक 3D क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इस क्रॉस सेक्शन में एक तरफ लंबा ग्रीन कारपेट है और दूसरी तरफ एक रेड कारपेट बिछा है, जो एक स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट पर सेट है। ग्रीन कारपेट और रेड कारपेट, सर ये अलग अलग रंग पार्लियामेंट के 2 सदनों को दर्शाते हैं ना? सही जवाब भाई। संसद, जिसके जिक्र आर्टिकल 79 में है, 2 सदनों से बनती है। ग्रीन कारपेट लोकसभा को दर्शाता है, जो जनता का डायरेक्ट सदन है, जिसमें मैक्सिमम 550 सीट्स है और ये हर 5 साल में टेम्पररी तौर पर भंग होती है। रेड कारपेट राज्यसभा के लिए है, जो राज्यों की परिषद है, और ये एक परमानेंट सदन है जो कभी पूरी तरह भंग नहीं होता।
इनके अलावा स्लाइड में आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का जिक्र है, जिसे डेडलॉक टूटने पर राष्ट्रपति बुलाते हैं। और एक बेहद खास बिल है धन विधेयक यानी मनी बिल, जो आर्टिकल 110 के तहत आता है। सर, मेरा डाउट इस मनी बिल को लेकर है। ऐसी क्या खास बात है कि ये धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है? भाई, इसका बहुत सीधा सा लोकतांत्रिक लॉजिक है। मनी बिल जनता पर नए टैक्स लगाने और सरकार के खजाने से पैसा निकालने से जुड़ा है। क्योंकि खजाने में पैसा आम जनता का है, इसलिए उस पर आखिरी हक जनता द्वारा सीधे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स का ही होना चाहिए, और वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन लोकसभा करती है। राज्यसभा इसमें सिर्फ 14 दिन के लिए सलाह दे सकती है, रोक नहीं सकती। ये लॉजिक बहुत क्लियर है। पब्लिक मनी, पब्लिक्स हाउस। और यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में इस बिल से जुड़ी एक और टेक्निकल टिप दिख रही है मुझे। हाँ, और वो फैक्ट ये है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। उनका फैसला इस पर अंतिम होता है और किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। स्पीकर्स डिसीजन इज फाइनल। अब अगर कानून बन गया और वो गलत निकला, तो उसका क्या इलाज है? चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक चमकता हुआ 3D गोल्डन गेवल यानी न्यायालय का हथौड़ा है, जो एक मजबूत ग्लास और मार्बल के बेस पर रखा है। इसके ठीक पीछे चांदी का तराजू है। तराजू और हथौड़ा, ये जरूर हमारी न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक है। बिल्कुल भाई, भारत में एक एकीकृत जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर है और उसके नीचे सभी हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स आते हैं। जजों की नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम द्वारा होती है, जिसमें सीनियर जजेस ही नाम रेकमेंड करते हैं। एक सबसे बड़ी शक्ति है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 137, और आर्टिकल 32 के तहत रिट निकालने का अधिकार तो है ही। सर, ये जुडिशियल रिव्यू एग्जैक्टली कैसे काम करती है? एक आम नागरिक को इसका क्या फायदा है? दोस्त, जुडिशियल रिव्यू लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने का सबसे बड़ा हथियार है। अगर संसद गलती से या जानबूझकर कोई ऐसा कानून बना दे जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीनता हो, तो सुप्रीम कोर्ट इस शक्ति का इस्तेमाल करके उस कानून की जांच कर सकती है और उसे रद्द कर सकती है। ये इंश्योर करता है कि देश में कानून नहीं बल्कि संविधान सुप्रीम रहे। ऐसा पर्सपेक्टिव पहले नहीं सोचा था। ये सच में हमारी आखिरी उम्मीद है। और सर, इस एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इन्फो है जो अभी मुझे फ्लैश होती हुई दिखी? ये फैक्ट करंट स्टेटस के हिसाब से अपडेट रखना जरूरी है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जगों की संख्या 34 है, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 33 अन्य जजेस हैं। 34 जजेस टोटल। नोटेड। केंद्र की मशीनरी हो गई, अब राज्यों की तरफ चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस बार हमारे 3D विजुअल में एक चांदी की एग्जीक्यूटिव चेयर रखी है और इसके बगल में ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना एक 3D भारत का नक्शा है, जिस पर एक स्टेट असेंबली की बिल्डिंग हाईलाइट हो रही है। चांदी की चेयर और स्टेट असेंबली, ये मॉड्यूल राज्य सरकार और राज्यपाल के लिए लग रहा है। सही पकड़ा भाई। राज्यपाल आर्टिकल 153 के तहत स्टेट का संवैधानिक प्रमुख होता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो केंद्र का एजेंट भी माना जाता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं। इनकी शक्तियों में चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करना शामिल है। इनके पास क्षमादान की शक्ति भी है, लेकिन याद रहे ये मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी माफ नहीं कर सकते। फिर राज्यों के लिए एपेक्स कोर्ट आता है, हाई कोर्ट, आर्टिकल 214 के तहत। और यहाँ एक दिलचस्प डिटेल है, आर्टिकल 226, जिसके तहत हाई कोर्ट का रिट दायरा सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है। सर, यहीं आकर मेरा दिमाग घूम जाता है। सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, तो एचसी का रिट पावर उससे ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है? भाई, टेक्निकली इसको ऐसे समझो, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आर्टिकल 32 के तहत तभी रिट निकाल सकती है जब आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो, पर हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों या प्रशासनिक मामलों के लिए भी रिट निकाल सकती है। इसलिए उनका दायरा वाइडर माना जाता है। ओह, फंडामेंटल वर्सेस लीगल राइट्स का खेल है पूरा। ये तो बेहद क्लियर हो गया अब। और सर, यहां मुझे रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स राज्यपाल के बारे में कुछ हाईलाइट करता हुआ दिख रहा है। ये पॉलिटिका एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। 7वें संशोधन 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक गवर्नर, मल्टीपल स्टेट्स, क्लियर। राज्यों से अब और जमीन पर आते हैं। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड का विजुअल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। यहाँ मिट्टी का एक डीप क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है।
उस मिट्टी में एक बड़ा सा बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ लगा है, जिसकी जड़ें बहुत अंदर तक फैली हैं। इस पेड़ के ठीक नीचे पंचायत का एक गोल दायरा बना है और उसके ठीक बगल में एक मॉडर्न म्यूनिसिपल बिल्डिंग खड़ी है। ये जमीन और बरगद का पेड़ पक्का स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दर्शा रहा है। बिल्कुल भाई, ये हमारे लोकतंत्र का थर्ड टियर है। 73rd अमेंडमेंट 1992 से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, जो 11th शेड्यूल में है, और इसमें गांव के विकास के लिए 29 विषय दिए गए हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसका त्रिस्तरीय ढांचा बना। फिर 74th अमेंडमेंट 1992 से शहरों के लिए नगरपालिका आई, और सबसे अच्छी बात, इसमें महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें रिजर्व होती हैं। ये सभी डिटेल्स तो स्लाइड पर हैं, पर सर ये बरगद का पेड़ यानी बैनियन ट्री का मेटाफोर इस क्रॉस सेक्शन में क्या समझा रहा है? दोस्त, बनियन ट्री का मेटाफोर इसलिए है क्योंकि इसकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती हैं और पूरे पेड़ को तूफान में भी मजबूत रखती हैं। ये दर्शाता है कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली के एसी कमरों या स्टेट कैपिटल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें जमीनी स्तर पर यानी हमारे गांव और आम जनता तक मजबूती से फैली हुई हैं। पंचायती राज हमारे लोकतंत्र को असली ग्रासरूट लेवल पावर देता है। ये सच में एक खूबसूरत सोच है। और सर मुझे यहाँ मिट्टी के पास एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी छिपा हुआ दिख रहा है। हाँ, और ये एक ऐतिहासिक फैक्ट है। पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था, उनके नागौर जिले में 1959 में। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाद में मिला, पर शुरुआत यहीं से हुई थी। राजस्थान, नागौर, 1959, याद रहेगा। इस पूरे सिस्टम को निष्पक्ष कौन रखता है, ये देखने के लिए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस 3D विजुअल में हमें 3 ग्रीक स्टाइल मार्बल के बड़े पिलर्स दिख रहे हैं जो किसी छत को सपोर्ट कर रहे हैं। एक पिलर पर एक ईवीएम मशीन रखी है, दूसरे पर एक खुला हुआ बही खाता यानी लेजर रखा है, और तीसरे पर यूपीएससी की प्रीमियम रूल बुक रखी है। ये डेफिनेटली डेमोक्रेसी के वॉचडॉग्स हैं, जिनके सहारे पूरा सिस्टम खड़ा है। एकदम सही भाई। ईवीएम मशीन दर्शाती है चुनाव आयोग को आर्टिकल 324 के तहत, जिसका काम प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के स्वतंत्र चुनाव करवाना है। लेजर दर्शाता है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन को आर्टिकल 280 के तहत, जो हर 5 साल में केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के पैसों का निष्पक्ष बंटवारा करता है। और यूपीएससी की रूल बुक आर्टिकल 315 के तहत, जो अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स की भर्ती करता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे। सर मेरा डाउट इनकी इंडिपेंडेंस को लेकर है। ये सब बॉडीज तो सरकार की हिस्से है ना, तो क्या इन पर सरकारी मिनिस्टर्स का कंट्रोल होता है? यही तो संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि थी भाई। ये आम सरकारी विभाग नहीं है, ये स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इनकी नियुक्ति बेशक राष्ट्रपति करते हैं, पर इनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड से आती है और इन्हें हटाना बेहद मुश्किल होता है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। इसलिए ये बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर या डर के काम कर सकते हैं। अब समझ आया कि इन्हें वॉचडॉग्स क्यों कहते हैं। और मुझे यहाँ इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में सीएजी से जुड़ा एक फैक्ट दिख रहा है। हाँ, एग्जाम के लिए ये फैक्ट आमतौर पर पूछा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने सीएजी को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया था, क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है उसकी आखिरी निगरानी वही रखता है। सीएजी सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान रखूंगा। अगर ये पूरा ढांचा किसी संकट में आ जाए तो क्या होगा? चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ का 3D विजुअल काफी इंटेंस है। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास डोम के अंदर एक बड़ा सा लाल इमरजेंसी बटन रखा है और ठीक उसके बगल में संविधान का एक सुनहरा पन्ना और एक प्रीमियम फाउंटेन पेन रखा है। इमरजेंसी बटन और पेन, ये आपातकाल और संशोधन का कॉम्बिनेशन लग रहा है। सही पकड़ा भाई। संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी है। आर्टिकल 352 लगता है राष्ट्रीय आपातकाल के लिए, जब युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, जब किसी राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के लिए है। और वो जो पेन और पन्ना है वो आर्टिकल 368 को दर्शाता है, जिसके तहत संसद को संविधान में बदलाव यानी संशोधन करने की शक्ति मिलती है, जिसका आइडिया हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। सर एक सवाल है मेरा। स्लाइड कहती है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी।
क्या ऐसी स्थिति सच में कभी नहीं आई देश में? दोस्त, एक बहुत ही क्रिटिकल दौर आया था 1991 में। हमारी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी और देश चलाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगभग खत्म हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि इमरजेंसी लगानी ही पड़ेगी, पर हमने नई आर्थिक नीतियां लाई और उस बुरे वक्त से देश को निकाल लिया। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी इकोनॉमी लचीली और मजबूत है। बड़े रिलीफ वाली बात है ये। और सर, मुझे यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में ह्यूमन राइट्स से जुड़ा एक पॉइंट हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। ये फैक्ट आपके मौलिक अधिकारों की पावर दिखाता है। नोट करें, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते। चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो, आपका राइट टू लाइफ किसी भी हाल में नहीं छीना जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 हमेशा जिंदा रहते हैं। अब इस मास्टर क्लास की आखिरी स्लाइड पर आते हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक फ्यूचरिस्टिक ग्लोइंग 3D ग्लास टैबलेट दिखाया गया है, जिस पर ग्रीन चेक मार्क्स बने हुए हैं। ये विजुअल दिखाता है कि हमारा संविधान किसी पुरानी धूल खाई किताब की तरह नहीं है। फ्यूचरिस्टिक टैबलेट, और इसके बगल में मेजर अमेंडमेंट्स की लिस्ट है। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 भूमि सुधार, 42nd अमेंडमेंट 1976 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 61st अमेंडमेंट 1989 जिसने वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 साल कर दी, 101st अमेंडमेंट 2016 में जीएसटी लागू हुआ, और सबसे रीसेंट 106th अमेंडमेंट 2023 यानी नारी शक्ति वंदन, जिसमें महिलाओं को आरक्षण मिला। सर, इस टैबलेट का मेटाफर एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ? भाई, ये टैबलेट ये बताता है कि संविधान एक अपग्रेडेबल सॉफ्टवेयर की तरह है। जैसे हमारे स्मार्टफोन में नई ज़रूरतों के हिसाब से सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे अमेंडमेंट्स के जरिए संविधान भी बदलते वक्त टेक्नोलॉजी और समाज की नई ज़रूरतों के हिसाब से अपडेट होता रहता है। ना तो ये इतना कठोर है कि बदला न जा सके, और ना ही इतना लचीला कि कोई भी इसे रोज बदल दे। ये परफेक्ट बैलेंस है। वाह, टेक से रिलेट करके समझना बेहद आसान हो गया। और इस सेशन का आखिरी रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी मुझे यहाँ फ्लैश होता हुआ दिख गया है। एकदम परफेक्टली। एग्जाम में ये लाइन सीधी पूछी जाती है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ बदलता है। ये रुका हुआ नहीं बल्कि बढ़ता हुआ और